हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। और सब लोग ये वाली सीरीज फॉलो कर रहे हैं, राइट। हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी इसके बेसिस के ऊपर कर लिए बेटा, आज हमारा ये चौथा क्लास है, राइट। तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है बेटा, उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, राइट। तो आई होप सबको सीरीज में मजा आ रहा होगा, सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है बेटा, दो दो तीन तीन बार, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, 2 से 3 बार अगर आप इनको देख लेते हैं वीडियोस को, जो हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं उनको आप एक बार लिख लो बेटा, अपने नोटबुक बना लो, एक छोटी सी नोटबुक बना लो बस, ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 पेज हो, ज्यादा पेजेस चाहिए भी नहीं। बस आपको कुछ हार्ड क्वेश्चंस लगेंगे, कुछ बस आपको रखना है कि उनको हमें लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। बाकी तो सबको इजी है, इजी तरीके से अगर आप 2-3 बार इनको फॉलो करते हैं, आराम से लिखते हैं और आप इसको देखते हैं वीडियोस को अच्छे से, तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट और नॉट एवरीवन। तो आते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, उनके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले आते हैं हम किसके ऊपर। ये हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम एपी के बारे में देखो, 5 नंबर से यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं बेटा। 5 नंबर के आपको 2-2 या 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी आपको 5 नंबर का लॉन्ग टाइप आंसर्स भी देखने को मिल जाता है बेटा, ठीक है। तो इस पे, इसके बेसिस के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वही चीज है, ये 3 से 4 क्वेश्चन है। एक तो अथवा वाला क्वेश्चन है, बाकी आपके 3 ही क्वेश्चन है मेनली। अगर आप इनको करते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहने वाले हैं बेटा। आ जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये, यदि एक समांतर श्रेणी एपी के प्रथम एम पदों का जो योगफल है वो एन पदों के योगफल के बराबर है, जहां पे एम एन के बराबर नहीं है, ऐसा बोला है बेटा उसने, तो दर्शाइए कि इसके प्रथम एम प्लस एन पदों का योगफल 0 होगा। चलो आ जाओ, करते हैं इसके बेसिस। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, एन पदों का योगफल क्या होता है बेटा। एन पदों का योगफल होता है किसी भी एपी के अंदर, किसी भी समांतर श्रेणी में, यह होता है बेटा n/2 गुणा ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है बेटा, सबको याद है ये चीज। तो यहां से आपसे बोला है पहले एम पदों का योग, जो एम पदों का योग है बेटा, एन की जगह एम रख लेंगे, तो m/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस m-1 इंटू डी। डी हमारा सार्वंतर है और n पदों का योग के बराबर है। n पदों का योग क्या है बेटा, यही है n पदों का योग। तो n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए, दुगना ए, माइनस n-1 इंटू डी। इसके बराबर होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर ये चीज बोली हुई है तो यहां से देख लो, ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा बेटा, दोनों साइड में कॉमन है, तो कॉमन है तो बेटा कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इस m का मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, m का अगर मैं 2a के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा, ये 2am आएगा बेटा, प्लस ये m-1 है, तो m-1 इंटू एम डी हो गया बेटा। ये इज दिस क्लियर? यहां से अगर मैं बात करूं, n अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस n-1 इंटू एन डी हो जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब इनको भी और मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये 2am है, यहां से देखो ये m में d मल्टीप्लाई होगा m के साथ, तो m के साथ में गुणा होकर क्या हो जाएगा बेटा, m²। तो m² d, ये माइनस माइनस है बेटा, एक के साथ जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा md। क्लियर? बराबर ये ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस ये एन डी का जब एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन और एन का मल्टीप्लाई होगा n², और डी तो है ही बेटा, और यहां से बचेगा एन। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे जो चीजें सेम है ना, उनको एक साथ लेके आओ। जैसे यहाँ पे बोलेंगे ये 2am है और ये इधर 2an है, तो 2am इधर पॉजिटिव है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये आएगा माइनस का 2am, प्लस ये m²d था बेटा, इधर ये n²d है, ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा n²d, और ये माइनस का md है बेटा, और ये माइनस एनडी है, ये आके कितना हो जाएगा, प्लस का एनडी हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 0 बचेगा। इसकी ये सारी चीजें हमने इधर ले ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपको यहां से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ये 2a कॉमन है बेटा, तो ट्वाइस ऑफ a कॉमन है, तो यहां से m-n बचा। यहां से आपका d कॉमन है, तो d कॉमन है तो बेटा क्या बचेगा, ये m² माइनस n² बचेगा, और यहां से माइनस माइनस d कॉमन ले लेता हूं तो भी आपका m-n बचेगा, बराबर 0। आपको लगता है ये m² माइनस n² को क्या बोल सकता हूं मैं,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है? एम माइनस एन एम प्लस एन। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार दोनों का नेगेटिव और एक बार दोनों का पॉजिटिव, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। और माइनस बेटा डी तो है ये एम माइनस एन बराबर 0। इन सब में से आपको दिख रहा है बेटा एम माइनस एन सब में कॉमन दिख रहा है, सब में एम माइनस एन कॉमन है, तो मैं यहां से एम माइनस एन कॉमन ले लेता हूं। यहां से बचेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस, यहां से क्या बचेगा? एम माइनस एन कॉमन लेने के बाद एम प्लस एन डी, और यहां से बचेगा बेटा सिर्फ डी, माइनस का डी, और बराबर 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एम माइनस एन, ये ट्वाइस ऑफ ए, और इन दोनों में से डी कॉमन है बेटा, तो डी कॉमन है तो यहां से हो जाएगा एम प्लस एन, और यहां से बचेगा आपका माइनस का 1, और इनमें कॉमन ले लेंगे डी बराबर 0। अब हमें ऑलरेडी क्या दे रखा था बेटा? देखो एम दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है? या तो उनमें से बेटा कोई एक वैल्यू 0 हो, या फिर दोनों के दोनों वैल्यू 0 हो। तो यहां पे अगर मैं बोलूं एम माइनस एन है, वो तो 0 नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था एम एन के इक्वल नहीं है। अगर एम एन के इक्वल नहीं है तो उन दोनों का डिफरेंस कभी भी 0 तो नहीं आ सकता। क्लियर और नॉट? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम सिंपली ये बोलेंगे कि जो ट्वाइस ऑफ ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर। तभी तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 0 आएगा। गॉट इट और नॉट? अब यहां से हमें पूछा क्या है? हमसे बस ये सिद्ध करने के लिए बोला है कि m प्लस n पदों का योग। तो बेटा किसी भी समांतर श्रेणी में m प्लस n पदों का योग क्या होगा? ये हो जाएगा m प्लस n बटे 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n पदों के में बेटा m प्लस n रख देंगे और माइनस का 1 इंटू डी, यही होगा। और हमने अभी प्रूव किया है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये तो m प्लस n बटे 2 है, और इसका मान कितना निकला था? 0। और 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। और ये हमसे प्रूव हो गया। सो हेंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था कि दो वैल्यूज का जो हमारे पास m प्लस n पदों का जो योग है बेटा वो 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 बन गया। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ से इजीली चीजें समझ में आई? बस यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि सेम वाली चीजों को सेम वाली चीजों के साथ, यानी कि स्क्वायर वाले को स्क्वायर के पास, ए वाले को ए के पास, डी वाले को डी वाले के पास लेके आना। इज दिस क्लियर? अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा अगला वाला क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग है 24 और इनके वर्गों का योग है बेटा 194। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको याद है इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किसमें किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था। याद है कि नहीं है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये, कि एक समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पदों का योग कितना है? 24 है। वहां पे कॉन्जुगेटिव दे दिया। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये आपका दो तरीके से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बन जाएगा, ये आपका एपी में भी बन जाएगा। ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है बेटा। तो समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पदों का योग दे रखा है आपको 24। ठीक है, तो हम यहां से मान लेते हैं बी में जो अथवा वाला है बेटा, 3 क्रमागत पद। एक एपी के 3 क्रमागत पद कैसे निकालते हैं बेटा? या तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, एक तो ए होगा पहला पद, फिर उसमें अगला पद a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है। राइट और नॉट? बट मैं इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी क्या हो जाती है? वास्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो सबसे बेस्ट क्या है मानने का कि आप पहले a माइनस डी मान लो एक तो, और एक a मान लेंगे और एक मान लेंगे बेटा a प्लस डी। ये 3 क्रमागत पद हमने मान लिया। ठीक है, इनको हम नहीं लेंगे, इनसे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी। अब यहां से जो चीजें बोली है वो करते जाएंगे। तीनों क्रमागत पदों का योग कितना था? तो प्रश्नानुसार यहां से बोला है a माइनस डी, उसमें ऐड करेंगे बेटा a प्लस a प्लस डी। इन तीनों का जो योग है बेटा वो किसके बराबर है? वो आपका 24 के बराबर है। क्या चीज के लिए हुई? तो यहां से देख लो, ये माइनस के डी से प्लस का डी सब्ट्रैक्ट हो गया, और इन तीनों का योग करेंगे तो ये आएगा 3a बराबर 24 है बेटा। और a का मान कितना आ गया? यहां से 3 से भाग देंगे तो 8 आ गया। तो पहली चीज तो यहां से आ गई।
अब दूसरा क्या बोला है, उनके वर्गों का योग। उनके वर्गों का योग कितना है बेटा, तो उनके वर्गों का योग है 194। तो यहां से हम ले लेते हैं a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपका कितना है 194। ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ये प्लस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस ये ए प्लस डी है बेटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। और ये कितना है बेटा 194। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपको यहां से दिख रहा है माइनस का 2ad है, ये प्लस का 2ad है, सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन गया। अब देखो काउंट करो, ये 1a, ये 2a, ये 3a, तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ये d कितना है बेटा, तो d है आपका 2, तो ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर किसके बराबर है 194 के बराबर है। यहां से बेटा a का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके थे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो यहां से आ जाएगा बेटा 3 गुना a का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d का हमें मान निकालना है 194 आ गया। ये आ जाएगा बेटा 3 गुना 64 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 194। 64 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा 192 आता है, तो ये बचेगा आपका 2d स्क्वायर 192 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 194 में से, तो ये बचेगा हमारे पास 2d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 194 माइनस 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट गया तो एक बार आ गया। तो डी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है बेटा 1, तो डी का मान कितना होगा, डी का मान हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 1, वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी राइट, एपी जो बनेगी वो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बेटा एक बार डी जब हम +1 लेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या था a माइनस डी, एक a था एक a प्लस डी था बेटा, तो a माइनस डी कितना है, a हमारे पास 8 था तो 8 माइनस 1 और एक 8 होगा बेटा, एक 8 प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, 8 और 9, इज दिस क्लियर। और सेम अगर मैं दूसरा d इज इक्वल टू -1 लेंगे बेटा तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी है बेटा, तो यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस माइनस 1 और ये तो 8 ही है बेटा और 8 माइनस 1, तो ये बनेगा आपका 9, 8 और 7। या तो वो सीरीज होगी 7, 8, 9 या फिर होगी बेटा 9, 8, 7। कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 क्रमागत हमारे पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे 3 क्रमागत हमारे पास बोल सकते हैं आप आपके नेचुरल नंबर्स ही यानी कि प्राकृत संख्या ही है बेटा, जो कि आपका एपी बना रही थी, वो हमारे समांतर श्रेणी बना रही थी। सबको यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक सबको क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपसे बोला है बेटा, देखो इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको समझो बेटा। जब भी हम कोई भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, हर बार वो एक फिक्स अमाउंट से बढ़ता है। हर साल क्या होता है बेटा, एक फिक्स अमाउंट से बढ़ता है, और एक फिक्स अमाउंट से बढ़े या एक फिक्स अमाउंट से कोई चीज घटे तो उसी को तो हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इसी के कॉन्सेप्ट में ये चीज आती है। तो ये इसमें क्या बोला है कि 2000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 7% वार्षिक दर के निवेश की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। आपको ब्याज की गणना करनी है पहले वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के में और तीसरे वर्ष के में। क्या यह ब्याज की राशियां एक समांतर श्रेणी निर्मित करती है? यदि हाँ, तो 27वें वर्ष के अंत की ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको ब्याज की राशि पूछिए बेटा। आप मेरे को बताओ पहले साल की ब्याज की राशि कितनी होगी? पहले एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो एक साल में ब्याज मिलेगा बेटा 2000 का 7%। एक साल का तो ये कितना होगा 2000 रुपीज का 7% बेटा। 7% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कट गए, 7 से जब मैं गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 140 रुपए। तो पहले साल का ब्याज कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला बेटा पहले साल का 140। दूसरे साल में कितना मिलेगा? 280, इसका डबल, यानी कि 140 से बढ़ता जाएगा। फिर कितना मिलेगा बेटा? 14 दूनी 28, 34 42, तो 420, 14 चौक 56, ये चलता रहेगा बेटा। इस तरीके से सीरीज चलेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना है? 140। 2 साल का, सिर्फ दूसरे साल के अंत में पूछा है, तो दूसरे साल के अंत में कितना मिलेगा? 280। तीसरे साल के में कितना मिलेगा? 420।
तो आप यहां से ये लिख सकते हैं पहले साल के अंत में, 1 साल के अंत में ब्याज, ये मिलेगा 140। यहाँ पे 2 साल के अंत में जो ब्याज है वो 280, और 3 साल के जो अंत में है वो जो ब्याज है बेटा वो कितना है, 280 है, फिर ये 420 है। इज दिस क्लियर और नॉट? आपसे पूछा है 27वें वर्ष के अंत की ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि 27वें वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा टोटल, 27 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा बेटा। तो आप यहां से 27वां पद निकाल सकते हैं। इसका जो A27 निकलेगा बेटा, A27, या AN का अगर मैं फॉर्मूला भी लिखूं, जैसे कि आपको वो चीज रिवाइज भी हो जाएगा। हमारे पास AN का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A + N-1 × D बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? और हमें क्या करना है 27वां पद, तो A27 अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा, A कितना है, A हमारे पास पहला पद था 140 + N-1, यानी कि 27 - 1 गुणा D। D कितना है बेटा यहाँ पे, ये 140 है। तो यहां से हो जाएगा ये 140 + 26 गुणा 140, तो 140 गुणा ये 27 ही हो गया ऑब्वियसली। 140 यहाँ पे भी है और 26 यहाँ पे है, 26 और 1 27, तो 27 गुणा 140 कर सकता हूँ। यह आ जाएगा 14 सत्ते 84 की 84, 14 सत्ते 98 बेटा, 98 का 8, 9 जाएगा कैरी, और 14 दूनी 28, 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37। तो कितने रुपए का ब्याज मिलेगा बेटा, कुल 3780 रुपए का ब्याज मिलेगा, अगर उसने टोटल 27 साल तक अगर उसने क्या रखा है बेटा, उसको जमा करके रखा है या फिर अपना ब्याज लेके आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई? चलो आ जाओ फिर अगले में देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। समांतर श्रेणी 45 हमारे पास दे रखी 45, 39, 33 के पदों का योगफल 180 कब होगा, यानी कि कितने पदों का योग 180 होगा, और दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए मतलब कि बेटा हमें उसको सेटिस्फाई भी करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है, समांतर श्रेणी 45, पहले तो यहाँ पे देखो 45, 39, 33 और ऐसे चल रहा है बेटा। आप मेरे को बताओ इसका पहला पद क्या है, पहला पद A से डिनोट करते हैं जो कि 45 है। D कितना है बेटा, तो D है यहाँ पे, कोई भी दो पद का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो बेटा दूसरे पद में से पहले पद को सब्ट्रैक्ट करो, 39 में से घटाएंगे 45, तो कितना आएगा -6। ठीक है, तो ये आ गया D। अब मुझे N की वैल्यू पूछी है, मुझे क्या दे रखा है, SN दे रखा है। मुझे नहीं पता कितने पदों का योग है, बट टोटल कितना है 180 है बेटा। तो यहां से मैं कर सकता हूं कैसे, SN का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, यह है N/2 गुणा ट्वाइस ऑफ A + N-1 × D। गॉट इट और नॉट? यहां से SN की वैल्यू रखेंगे, SN कितना है 180, N का मान मुझे नहीं पता है, तो N/2 ट्वाइस ऑफ A कितना है बेटा 45, प्लस ये तो है ही N-1 × D का मान कितना है बेटा, तो वो है -6। ठीक है, यहां से देख लो, ये माइनस सब्ट्रैक्शन में नहीं है, इसके साथ में गुणा में। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 360, ये N जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 दूनी ये हो जाएगा 90N, माइनस ये -6 है बेटा। ठीक है, -6 जब N के साथ में गुणा होगा तो -6N बनेगा, और उसके साथ में ये N जाके गुणा हो जाएगा तो -6N² बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6N यहां से मिलेगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ये इक्वेशन यहां तक क्लियर हुई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो पूरा 6 को कट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लो, ये 90N है प्लस का, ये आपका 9N है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं 6N² को इधर लेके आऊंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 6N²। ये बेटा ये दोनों कितने हैं 96 बनेंगे, तो माइनस का आएगा इधर, -96N, और प्लस तो है हमारे पास यहाँ पे 360 तो है बराबर जी। इनमें से सब में से 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं N² -16 6 की 96 होता है, तो 16N प्लस ये हो जाएगा 60 बराबर 0। ये 6 उधर जाके 0 में भाग करेगा तो 0 ही बन जाएगा, तो N² -16N प्लस 60 बराबर 0। ये हमारे पास है बेटा। अब यहां से N की वैल्यू निकालनी है, ये द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, मैंने बात अभी बोली था ना कि द्विघात समीकरण में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
तो यहां से अगर मैं बोलूं एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 बराबर कितना है 0 है, तो 60 को हमें ऐसे वो करना है बेटा जैसे कि 16 बन जाए। ठीक है, या तो घटा करके बने या फिर जोड़ करके बने, कैसे भी इनके फैक्टर्स निकालो 60 के। तो 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 1 गुणा 60 नहीं होगा क्योंकि इससे 16 नहीं आता है, 2 गुणा 30 से भी नहीं आता है, 3 गुणा 20 से भी नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद 4 गुणा 15, 15 3 45 चौके 60, बट इससे भी नहीं आ रहा है। एक 12 पंजू 60 होता है, 12 गुणा 5 करेंगे तब भी नहीं आता है, 16 तो नहीं आ रहा है, राइट, 12 पंजू 60। एक 10 गुणा 6 करेंगे तब आता है, तो 10 और 6 का पेयर बन जाएगा। तो यहां से जो एन स्क्वायर का मान होगा एन स्क्वायर माइनस ये 10n माइनस 6n प्लस 60 बराबर 0। यहां से जो n का मान होगा बेटा, दो का पेयर बनाएंगे तो n कॉमन है तो n माइनस 10, यहाँ से 6 कॉमन है तो बेटा ये n माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा n माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं बोलूं देखो n की वैल्यू कितनी है बेटा, n माइनस 10 बराबर 0 रख सकते हैं, एक n माइनस 6 बराबर 0 रख सकते हैं। तो n का मान एक तो 10 आ रहा है यहाँ पे और एक n का मान 6 आ रहा है। तो n की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, n की छठी और 10वीं वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ से आप चेक करके देख सकते हो बेटा, इसमें हम रखेंगे, हमें रीचेक करना है उसको, दोहरे उत्तर की हमें जांच करनी है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखने पर इसका मान 180 बन रहा है, हमें ये चीज चेक करनी है कि 10 रखने पर बन रहा है या फिर आपका 6 रखने पर बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, देखो अगर मुझे यहाँ पे एन निकालना है, एन की वैल्यू कितना है 10 है, राइट, पहले 10 लेके रखते हैं, एन बराबर 10 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10/2, ट्वाइस ऑफ 45 है हमारे पास वो, प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 गुणा माइनस का 6। ठीक है बेटा, यहां से कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा बेटा 5, ये होगा 90 प्लस ये कितना है बेटा 9 और 9 6 9 54, तो माइनस का 54 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं बोलूंगा कितना होगा बेटा 5 गुणा ये 90 में से घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 36 बचेगा, और जे भी कितना आ रहा है 180 आ रहा है। इसका मतलब ये चीज ट्रू है, n इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है और n की वैल्यू 6 भी हो सकती है, दोनों होगी बेटा। n बराबर 6 रखेंगे तो Sn जो होगा ये हो जाएगा 6/2 गुणा 2 गुणा 45 प्लस यहाँ पे बेटा कितना है 10 माइनस 1 गुणा 10 नहीं, यहाँ पे 6 गुणा 1 माइनस का 6 बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3, ये आएगा आपका वही 90 प्लस ये 5 है बेटा, 5 छंगड़ा 30 माइनस का 30, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा 3 गुणा 60 जो कि आपका 180। तो दोनों के दोनों हमने क्या कर दिया बेटा, दोहरा हमने क्या कर दिया उत्तर का औचित्य निकाल दिया, उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे वाली चीजें डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आई होप सबको ये वाली चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा बेटा। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा ट्राइंगल। ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो 7 मार्क्स बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें इसमें इजी भी है और कुछ चीजें मतलब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली भी अगर यहाँ से याद कर लेके चले जाते हो, इनको आप नोट डाउन कर लेना। जो भी आपको यहाँ पे दिखे कि ये थोड़ा सा हार्ड है उसको आप नोट डाउन कर लेना बेटा, आई एम श्योर वहां से आपके आंसर्स आने के चांसेस है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। उनको अगर आप रट के चले गए ना सीधा सीधा जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स वहां पे देखने को मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर और नॉट एवरीवन? तो ये मोस्टली हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है जिनको बहुत बार रिपीटेशन में पूछा जाता है, तो मैं इसको ही करवाता हूँ 1 बाय 1। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार देखो, आंसर्स करने का ट्राई करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखेंगे एक बार, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR के क्रम से भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और PQR एक दूसरे के क्या है, समरूप त्रिभुज है। चलो आते हैं करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 त्रिभुज दे रखे हैं बेटा। ठीक है, मैं 2 त्रिभुजों को बना लूं। एक हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, येलो में बना दिया, एक मैं दूसरे कलर में बना देता हूं।
गॉट इट एवरीवन? ये हमने दो त्रिभुज बना लिए। एक हमारे पास है ABC, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसमें है बेटा PQR, और इनकी माध्यिकाएं खींची गई है। ठीक है, तो मैं माध्यिका खींच लेता हूं बेटा। एक A से D, माध्यिका क्या होती है, तो सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है बेटा। ठीक है, तो यहां से हमने एक माध्यिका खींची, एक माध्यिका इसकी भी खींच लेते हैं। ठीक है, ये बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये हमारे पॉइंट था D, और ये हमारे पास पॉइंट है बेटा P के बाद कौन सा था, M था ना शायद, हाँ PM हमारे पास क्या है, माध्यिका है। अब हमारे पास इन दो त्रिभुजों के बारे में दे क्या रखा है आपको, देखो ऐसा दिया है, क्या दिया है कि जो AB से PQ का जो अनुपात है वो बराबर है आपका BC से QR के अनुपात के बराबर, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। अब आप मेरे को यहां पे बताओ, हमें प्रूव करना है यहाँ पे क्या, हमें प्रूव करना है बेटा कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अब ये कैसे चीज प्रूव हो सकती है बेटा, इनकी दो भुजाएं तो क्या दे रखी है, दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में है। अगर ये AC, हमें यहां से सिद्ध क्या करना है, हमें यहां से सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है बेटा त्रिभुज PQR के। और ये कब हो जाएगा बेटा ये प्रूव, जब ये हो जाएगा कि जो AB है बेटा, AB से जो PQ का जो अनुपात है वो BC से QR का अनुपात तो दे रखा है, बट ये अनुपात किसके बराबर हो जाए, AC का PR के अनुपात के बराबर हो जाए। ये चीज अगर हमारे पास प्रूव हो जाती है तो हम दोनों को कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, SSS के नियम से ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समांतर है बेटा, समरूप है। इस दिस क्लियर? तो हमें यही चीज देखनी है, तो हम यहाँ पे पहले दो त्रिभुजों को लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज ABD और त्रिभुज हम ले लेते हैं बेटा PQM से। अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, ध्यान से देखना, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है त्रिभुज, इसके अंदर मैं बात करूं बेटा, यहां पे जो हमारे पास त्रिभुज है ABD और PQM, यहां पे आपको दे रखी है जो AB भुजा है वो तो PQ के समांतर है, बराबर जो BC भुजा है बेटा वो QR के बराबर है। और आप मेरे को बताओ, ये इसका हाफ है, ये पार्ट और ये दोनों पार्ट बराबर है, ये इसके पार्ट के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जो BC है ये 2 BD के बराबर है। और ऐसी आपका जो PQ यहाँ पे QR है, राइट, QR जो है या RQ है, ये ट्वाइस ऑफ किसके बराबर है, QM के बराबर है बेटा। ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि उसका हाफ पार्ट है वो, तो यहां से हम बोलेंगे जो AB बटे PQ है ये बराबर है 2 BD बटे 2 QM। तो 2 से 2 कट गया, तो यहां से हम बोलेंगे जो AB से PQ का जो अनुपात है बेटा वो बराबर है किसके साथ, BD से QM के अनुपात के बराबर। और आपको एक चीज ऑलरेडी दे के रखी थी, ये चीज हमें दे रखी थी बेटा, यहां से देखो, यहाँ पे एक साथ में ये भी दे रखा था कि जो AD से जो अनुपात है किसका, PM का, ये भी बेटा बराबर है उसके साथ। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि तीसरी भुजा इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये चीज AD बटे PM के भी है, तो तीनों की तीनों भुजाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर, वो बोल सकते हैं बेटा इनका तीनों का अनुपात क्या है, समानुपात में। तो हम SSS के नियम से बोलेंगे, SSS के नियम से यहां से दोनों के दोनों त्रिभुज ABD, ये आपका समरूप है बेटा त्रिभुज PQM के। कोई डाउट यहां तक? आई होप ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। और करस्पॉन्डिंग अगर साइड्स की मैं बात करूं बेटा, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? या आप बोल सकते हैं ये वाला जो कोण है, B वाला कोण, ये आपका Q वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की साइड्स क्या है बेटा, उसमें क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के सामने वाला जो कोण है बेटा वो बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम बोल देंगे कोण ABD, अतः इससे कोण ABD जो है वो बराबर होगा कोण PQM के। क्लियर और नोट? और बेटा हमारे पास अगर ये भी प्रूव हो गया, आप मेरे को बताओ, हमें ऑलरेडी क्या चीज दे रखी थी, हमें दिया हुआ था कि जो AB से
जो BC का अनुपात है ये बराबर है PQ से QR के अनुपात के बराबर, तो दो साइड्स का अनुपात बराबर हो गया। और तीसरा हमारे पास एंगल AB, हम C भी बोल सकते हैं, ABD को ABC बोल सकता हूं बेटा मैं, और ऐसी एंगल PQR बराबर है। तो आप यहां से SAS के नियम से भी बोल सकते हैं। SAS नियम से हमारे पास जो दोनों के दोनों त्रिभुज है, हमारे पास एक तो त्रिभुज है ये ABC, ये आपका त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के, और यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव। गॉट इट और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये वाली चीजें समझ में आई होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। सिर्फ हमें यहाँ पे दो त्रिभुज लेने थे जो आधे आधे बने, जो माध्यिकाओं से बने हैं बेटा, वो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो बीच वाला कोण था, देखो ABBD, ABBC, इसके बीच में कौन है? वो B वाला, और ऐसी PQQR के बीच में Q एंगल है। हमें बस ये चीज भी प्रूव हो जाती है कि ये दोनों के दोनों कोण बराबर है, तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई? अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन भी इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ख वाले पार्ट को। इसमें बोला है समांतर चतुर्भुज ABCD की जो भुजा है, CD के मध्य बिंदु M से एक रेखा BM खींची गई, जो विकर्ण AC को बिंदु L पर और बढ़ाई गई भुजा AD को बिंदु E पर काटती है। ठीक है, तो आपसे बोला है सिद्ध कीजिए कि जो EL है वो ट्वाइस ऑफ BL के बराबर है। आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ जिससे कि आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा इजी हो जाए। हम यहाँ से पहले डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। आपसे क्या बोला है? एक चतुर्भुज है, राइट? एक सेकेंड रुको, मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूं। एक बार आप भी देख लो उसको, क्वेश्चन को। थोड़ा सा ज्यादा नीचे रख के है, राइट? देखो हमारे पास चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। एक चीज याद रखना, समांतर चतुर्भुज ABCD की जो भुजा है CD, इसका मध्य बिंदु है M। ठीक है, इसके मध्य बिंदु M से आपने क्या किया है? एक रेखा खींची है बेटा, किससे? B बिंदु से, और वो उसको आगे बढ़ाया है, BM को आगे बढ़ाया है, और वहां पे जो हमारे पास AD था उसको भी आपने आगे बढ़ाया, वो E को काटता है। चलो मैं बनाता हूं, इधर देख, यहाँ पे एक एक चीज समझा रहा हूं। देखो बेटा, आपको यहाँ पे क्या बोला है? हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ख वाले पार्ट को। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, हमने ऐसा बना दिया बेटा। ये एक भुजा है, उसके समांतर हमने एक और भुजा खींच दी। गॉट इट? अब इनके दो समांतर भुजाएं तो है ये, इसके समांतर है ये वाली भुजा। किसी को कोई डाउट यहां तक? ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है बेटा? ABC और D। अब आपसे बोला है CD की जो भुजा है इसका एक मध्य बिंदु है कोई M, तो यहां पे हम इसका मध्य बिंदु ले ले बेटा M। ठीक है, अब आपसे बोला है कि B से एक मध्य बिंदु की तरफ आपने क्या खींची है बेटा? एक लाइन खींच दी है ऐसे। गॉट इट और नॉट? और आपने इसको AD को भी आगे बढ़ाया है, इस वाली भुजा को भी आगे बढ़ाया है। इसको आगे बढ़ाया तो ये कहां पे कट कर रही है? ये इसको E बिंदु के ऊपर काट रही है। कहां पे काट रही है? तो E बिंदु के ऊपर काट रही है। यही है बेटा, राइट और नॉट? एक सेकेंड रुको, मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां से ये AC को बिंदु L पर, या आप भी पढ़ लो इस चीज को, नीचे मैं दे देता हूं। यहां पे बोला है AC को जो विकर्ण है, AC जो विकर्ण है उसको L बिंदु पे काटती है और AD को E के ऊपर काटती है। तो ये हमारे पास E बिंदु है, राइट? और हमने AC से एक विकर्ण खींचा, ये हमारे पास एक विकर्ण है। ठीक है, इसको कहां पे कट कर रही है? तो यहाँ पे कट कर रही है बेटा L बिंदु के ऊपर। ये हमारे पास L बिंदु है। इज दिस क्लियर और नॉट? हमसे ये चीज पूछी है, हमसे यहाँ पे क्या क्या पूछा है कि जो EM है बेटा, हमसे यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला है, ख के अंदर सिद्ध करना है जो EL है बेटा ये ट्वाइस ऑफ BL के बराबर है। ये चीज हमसे पूछी है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अब यहां से मैंने इन दो त्रिभुजों के बारे में डिस्कस करता हूं बेटा। एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज।
अच्छा ये वाला जो है ये एल बिंदु के ऊपर काट रहा है, तो इसको याद रखना कि ये एल है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए एल बी और त्रिभुज एम एल सी की। ठीक है, यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं बेटा, एम सी और ए बी, ये दोनों के दोनों समांतर है। तो इनके जो ये कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के एकांतर कोण है, और ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कोण सी, यह जो एल कोण एल ए बी जो है वो बराबर है आपका कोण एल सी एम के। दूसरा अगर मैं बोलूं कोण एल एम सी जो है बेटा वो बराबर है कोण आपका जो एल बी ए। और आपका जो एक कोण जो है जो एल के ऊपर बन रहा है ये तो बराबर होगा ही बेटा, एम एल सी जो है वो बराबर है कोण ए एल बी के। क्यों है? ये दोनों के दोनों कोण तो एकांतर कोण है बेटा, और ये वाले दोनों कोण क्यों होंगे? ये शीर्ष अभिमुख कोण है, तो यहां से ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बेटा यहां से क्या बोल सकते हैं, डबल ए के नियम से या ट्रिपल ए के नियम से, जो भी है बेटा, हमने तीनों के तीनों एंगल बराबर कर दिए तो ट्रिपल ए के नियम से बोल सकते हो, वैसे वो डबल ए का नियम भी होता है। उसके नियम से हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज जो ए एम त्रिभुज ए एल बी है बेटा वो आपका सिमिलर है या समरूप है एल सी एल एम के, त्रिभुज सी एल एम के। और हमें एक चीज तो यहां से पता है ना बेटा कि ये इसका मध्य बिंदु है, राइट, जो सी एम है और ए बी है बेटा, क्योंकि आपको पता है ए बी जो बराबर है वो सी डी के बराबर है, और सी डी का आधा पार्ट है क्या, वहां से ई डी या एमसी। एमसी की अगर मैं बात करूं तो यहां से बोल सकता हूं मैं जो ए बी है बेटा वो 1/2, या फिर आप बोल सकते हैं 2 किसके बराबर है बेटा, ई वही था ना एम, एम सी के बराबर है। एक सेकेंड रखो, 2 एम सी के बराबर है बेटा। यहां से अगर मैं बोलूं या सीएम का जो वैल्यू है ये 1/2 ए बी के बराबर है, यानी कि जो यहाँ पे अनुपात है वो हमें अनुपात भी पता लग गया, सीएम से ए बी का जो अनुपात है बेटा वो 1/2। तो यहाँ पे अगर ये दोनों समांतर है, ये समरूप हमारे पास क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो ये अगर एक पार्ट है तो ये हमारे पास कितना पार्ट होगा बेटा, 2 पार्ट है। तो इसी में ये अनुपात को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 है तो बेटा ये वाला 2 होगा पूरा पार्ट, ये अगर एक पार्ट है तो ये वाला 2 पार्ट होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? बस यहीं से हमारी चीज प्रूव हो जाएगी। हम बोल सकते हैं जो एम एल है, राइट, जो एम एल है बेटा वो हाफ है किसका, एल बी का। इज दिस क्लियर और नॉट? एल बी इसका डबल है, राइट और नॉट? अगर वो 1 यूनिट है, एम एल 1 यूनिट है, तो आपका एल बी 2 यूनिट है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ये चीज समझ में आई? तो यहां से हम बोल सकते हैं या तो एल बी के बारे में बोल देंगे, चूंकि एल बी जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ एल एम के। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हुई वहां से? अब आप यहां से देखो इस वाले चीज से और देख लो बेटा, ये मेरे को ये बताओ ये मध्य बिंदु है कि नहीं, इस वाले साइड का। ये आपको बोला है कि ये 2 पार्ट है तो ये बिल्कुल एक पार्ट है, ये इसका आधा ही तो है, आधा इधर बच गया तो आधा इधर बच गया। और अगर एक समांतर रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर रेखा है बेटा जो उसके आधी है, इसका मतलब वो मध्य बिंदु होगा, वो मध्य बिंदु थ्योरम लग जाएगी वहां पे। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम यहां से बोल सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से हमारे पास जो त्रिभुज है, यहां पे देखो त्रिभुज ए ई बी के अंदर लगा रहे हैं हम, त्रिभुज ए ई बी में चूंकि हमारे पास जो ए बी है उसके समांतर है कौन, सी एम, राइट, और उसका हाफ भी है। ठीक है बेटा, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये दोनों भुजाएं हैं, जो ईडी है, ईडी का जो अनुपात है वो एडी के बराबर है, ईडी से एडी जो है बेटा उनका अनुपात भी 1 है या बराबर है, दोनों मध्य बिंदु होगा वो। ठीक है, सेम आपका इधर से देखो, ये जो
ई एम है वो ई बी के बराबर है। तो जो ई एम है वो ए ई बी के बराबर है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? और हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है बेटा, अगर मैं ई एम की बात करूं ना, तो ई एम क्या है, ये जो ई बी था ये क्या था, ई एल प्लस एल बी था। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज देखी है बेटा, जो एल बी का मान है वो 2 सी एम के बराबर है। एल बी जो है जो 2 एल एम के बराबर है, राइट। तो एल बी को हम 2 एल एल एम लिख ले, 2 एल एम नहीं 2 एल ई है बेटा वो। एक सेकेंड, एल एम, ठीक है। तो एल ई, एल बी और एल एम, एल ई कहां लिख रहा हूं मैं इसको, जो ई बी है यहां से एक बार देख लेना। देखो बेटा, ई से लेके जो बी है वो ई एम में आप ऐड कर रहे हैं क्या, एम बी। तो ई एम में जो एम बी ऐड करेंगे, राइट। जो ई एम है वो बराबर है किसके साथ में, एम बी के बराबर है बेटा। इसको मैं एम बी करता हूं, कहा हम बी, इसको एम बी करेंगे बेटा। इज दिस क्लियर? एम बी के बराबर है, जो कि आपका किसके बराबर था, एम एल प्लस एल बी के बराबर था। और यहां से हमें बोला है, देखो ये एल एम है, एल बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एल एम के बराबर है। तो ई एम जो होगा बेटा वो ट्वाइस ऑफ एम एल प्लस एम एल, यानी कि थ्राइस ऑफ एम एल के बराबर हो जाएगा, 3 एम एल के बराबर। इज दिस क्लियर? और हमसे क्या पूछा था बेटा, हमसे पूछा है यहाँ पे क्या, ई एल का, ई एल के बारे में रिलेशन में पूछा है। तो ई एल क्या है, तो ई एल के अंदर तो बेटा ये वाला ई एम, ई एल के अंदर देखो ई एम भी आ रहा है और एम एल भी आ रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो ई एल है बेटा, ई एल उसमें क्या आता है, ई एम आता है और एम प्लस एल भी आता है। और ई एम कितना था बेटा, यहां से आ जाएगा 3, ये 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये ई एल होगा हमारे पास कितना, 3 एम एल प्लस 1 एम एल। तो टोटल हो जाएगा आपका 4 एम एल। और बेटा हमें यहां से एक चीज पता थी कि जो बी एम है ये किसके बराबर है, 2 एम एल के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे ई एल का जो मान है वो 2 से भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, एम एल कितना है, बी एम बाई 2। तो 4 इंटू बी एम बाई 2 करेंगे, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ई एल इज इक्वल टू, ये 2 बार चले जाएगा तो 2 बी एम। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, सो हेंस प्रूव्ड। गॉट इट और नॉट? सिर्फ इसको ऐसा कैसा सेम का सेम बस 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना बेटा, 2 बार आराम से ये वाली चीज कर सकते हो आप, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। गॉट इट और नॉट? जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, बट कोई ज्यादा इसमें है नहीं हार्ड एंड फास्ट। आपको अगर मैं यहाँ पे एक बार शॉर्टकट में वापस से बताऊं तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे एक बार देख लो, हमने पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इसको पहले मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। उसको लिखना तो एकदम ईजी है, उसको तो आप लिख ही सकते हैं। उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये लिखने में भले इतना ज्यादा लंबा दिख रहा है बट ये है इतना छोटा सा आंसर ना, इसकी हद नहीं है बेटा। हम सबसे पहले ये दोनों के दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज एक दूसरे को सिद्ध करेंगे। समरूप त्रिभुज सिद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका आधा है, आपको बताया कि जो ए बी पार्ट है वो सी डी के बराबर होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, राइट। तो ये अगर इसका मध्य बिंदु है एम, तो ये वाला पार्ट आधा ही तो बचेगा। अगर ये 1 यूनिट है तो ये इसका कितना होगा, 2 यूनिट होगा कि नहीं। और अब इनका रेशियो पता लग गया, 2 समरूप त्रिभुज में अगर हमें अनुपात पता लग जाए तो इनकी सारी भुजाओं का अनुपात सेम होगा। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर ये 1 यूनिट है तो इनके अकॉर्डिंग ये 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद हम ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ए ई बी। आपको बताया जो डीएम है ये ए बी का आधा है, आधा है और एकदम समांतर भी है। इसका मतलब मध्य बिंदु प्रमेय है, या फिर आप बोल सकते हैं आधारभूत जो हमारे पास प्रमेय होती हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है ये, उसी से तो मध्य बिंदु प्रमेय बनती है। वहां से हम बोल सकते हैं कि डीएम उसका मध्य बिंदु है, मतलब जो एक समांतर रेखा है एबी के समांतर है जो मध्य बिंदु से जा रही है। तो मध्य बिंदु से जा रही है तो बेटा ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और ये जो ईएम है ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो ईएम किसके बराबर है, 2 और 1 3 के बराबर। तो 3
3 यूनिट ये हो गया EM। अब आपसे रेशियो किसका पूछा था, E से लेके L तक, तो E से L तक कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, और ये 2 था, तो ये 2 का बेटा डबल है कि नहीं, 2 का बिल्कुल डबल है 4, तो बस यही चीज प्रूव करनी थी। गॉट इट और नॉट एवरीवन? अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, ये वही थ्योरम है बेटा जो अभी हमने प्रूव किया, ठीक है, जो मैंने अभी यूज की थी ना, वही वाली थ्योरम है, इसको एक बार पढ़ो। दूसरा वाला क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको करवाया है। इसी चीज के लिए बता रहा था बेटा मैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, रिपीट। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले ही, सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो किया था। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो बेटा आप यहां पे मेरे को बताना, अगर मैं ऐसा एक त्रिभुज बना लूं, राइट और नॉट, एक हमने त्रिभुज बनाया और एक हमने एक समांतर रेखा खींच दी बेटा, ये हमने एक समांतर रेखा खींच दी, किसके समांतर है, ये हमारे पास तीसरी वाली भुजा, ये A है, ये B है, ये C है, ये हम ले लेते हैं बेटा M और L, ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? यहां तक कोई डाउट? ये हमने समांतर रेखा खींच दी, तो आपको यहां से प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा, एक ही बात करना है, सिद्ध करना है हमें जो AM से जो अनुपात है किसका, MB का, वो बराबर होना चाहिए AL के अनुपात से LC के। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। मैं यहां से कुछ चीजें ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से एक ना परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा L से इधर, एक सेकेंड, हमने एक परपेंडिकुलर डाला बेटा L से इधर, एक 90 डिग्री डाल दिया, ठीक है। सेम आपने यहां से कर दिया, M से डाल दिया मैंने 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा इसके ऊपर, AL के ऊपर या AC के ऊपर। कोई डाउट यहां तक? ये हमने चीजें ड्रॉ कर ली बेटा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब इनको भी मैं मिला लेता हूं, हमारे पास ये बिंदु है, तो मैंने एक बार ये इसको मिला दिया और एक मैं इसको मिला देता हूँ, MC को मिला देता हूँ। तो हमने क्या क्या चीजें ड्रॉ की है बेटा, यहाँ पे मैं इसको ले लूं P बिंदु और इसको ले लेता हूँ Q बिंदु बेटा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो हमने क्या क्या रचना की है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो। रचना में हमने क्या है बेटा, LQ को परपेंडिकुलर डाला है AB के ऊपर, और बेटा आपका MP है वो आपका परपेंडिकुलर है या लंब है किसके ऊपर, AC के ऊपर, और दूसरा हमने BL और CM को मिलाया है। अब यहाँ पे सबसे पहले दो त्रिभुजों की कंपैरिजन करते हैं, त्रिभुज AML का और त्रिभुज आपका BLQ का बेटा। यहाँ पे देखो, ये त्रिभुज BL और Q, ये वाला त्रिभुज, ये जो नीचे साइड में, और AML का बेटा। अगर मैं इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालूं, त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एक है बेटा हमारे पास BLQ का क्षेत्रफल या BLM का क्षेत्रफल, BLQ नहीं BLM का क्षेत्रफल, BLM का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये भी यही होगा बेटा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो उसका आधार की कैलकुलेशन देखो, AML के अंदर आधार क्या है, इसकी ऊंचाई LQ है, तो इसका आधार क्या है बेटा, AM है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1/2 AM गुणा उसका है बेटा LM, राइट, LQ उसकी क्या है बेटा, ऊंचाई है। सेम अगर मैं बात करूं इसका आधार 1/2, इस BLM का आधार क्या होगा बेटा, देखो इस वाले त्रिभुज का आधार, ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का आधार है ये MB, तो MB या BM, तो MB इंटू उसका जो ऊंचाई तो सेम ही रहेगी बेटा LQ, क्योंकि वही उसके ऊपर लंब है बेटा, उसकी भुजा के ऊपर, उसके आधार के ऊपर
वो जो हमारे पास है, तो यहां से हम देखेंगे, देखो 1/2 से 1/2 कट गया, LQ से LQ कट गया, तो यहां से दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात आया, त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल और त्रिभुज BLM का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या आएगा बेटा, AM से MB का अनुपात आएगा। क्लियर और नोट, ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। सेम आप इस चीज को किसके साथ ले लेंगे, इधर वाले के साथ, CML के साथ, CML का क्षेत्रफल और वही AML का क्षेत्रफल। तो बेटा यहां से अगर मैं बोलूं त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल, ML L है ना बेटा वहां पे, एक सेकेंड, ML लिया है तो N हटाओ यहां से, ये सब L है, तो AML का क्षेत्रफल और यहाँ पे त्रिभुज, नीचे वाला हमारे पास त्रिभुज कौन सा है बेटा, CML का क्षेत्रफल, वही 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा, तो 1/2 आधार उसका क्या था बेटा, अब इसका आधार हो जाएगा हमारे पास क्या, इसका आधार हो जाएगा बेटा AL, क्योंकि उसके ऊपर MP क्या है, परपेंडिकुलर है, तो AL गुणा MP होगा, तो AL गुणा MP और बटा 1/2 गुणा हमारे पास इसका भुजा का अनुपात क्या है, तो ये है हमारे पास CM, आधार तो है बेटा CM और MP तो हमारे पास वही है। इज दिस क्लियर और नॉट, यहाँ पे देखो ना बेटा, देखो ये CL तो इसका आधार बनेगा और इसकी ऊंचाई तो वही MP है, तो CL करो, CM नहीं, CL। इज दिस क्लियर, यहां से देखो MP से MP कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहां से आप बोल सकते हैं त्रिभुज AML का क्षेत्रफल और त्रिभुज CML का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात होगा बेटा वो होगा AL और CL का अनुपात। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अब आप यहां से देखो, ऊपर मैं दिखाता हूं, यहां पे देखो बेटा, आपको दिख रहा है कि ये वाला जो AML है बेटा, ये वाला क्षेत्रफल तो बराबर है दोनों के लिए, बात होती है इनकी QLB, ये सॉरी MLB की और LMB की, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा, क्योंकि किसी भी समलंब चतुर्भुज की बात करें, मैं समलंब चतुर्भुज में बेटा जो भी आपस में अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। एंगल्स की बात कर रहा हूं, दोनों के जो एरियाज रहेंगे वो हमेशा बराबर रहेंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट और इक्वेशन 2 के अंदर, ये हमारे पास समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारे पास जो त्रिभुज CML का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज BLM के क्षेत्रफल से। क्लियर और नोट, अगर ये चीज बराबर है तो हम वहां से बराबर कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि यहां से हम बोल सकते हैं AM, जब ये दोनों के दोनों बराबर है, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है बेटा, तो AM से जो भुजा होगी क्या, MB, इसका अनुपात बराबर होगा बेटा AL से LC का, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, सो हेंस प्रूव। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। ये हमसे बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखाएं खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाओं पर एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। जो अभी जस्ट पहले हमने सिद्ध किया बेटा, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे। अब हमारे पास बेटा वो तो चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो चीज आप यहाँ पे उठा के कर सकते हो सीधी चीजें, बट यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे बोला है अतः दी गई आकृति में सिद्ध कीजिए कि जो AM से MB का जो अनुपात है वो NL से AL से ND का जो अनुपात है। तो हम यहां से देखो ये वाले त्रिभुज की बात कर सकते हैं बेटा, कि त्रिभुज
ए बी सी और त्रिभुज, हाँ त्रिभुज यहां पे देख लो बेटा ए एम एल, आपको बोला है कि ये समांतर है, चूंकि एम एल है जो परपेंडिकुलर है बीसी के साथ में, तो आप बोल सकते हैं बेटा थेल्स थ्योरम से। किसकी थ्योरम से? थेल्स प्रमेय से, जो हमने यहाँ पे आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं इसको। हम बोलेंगे बेटा जो ए एम का जो अनुपात है किसके साथ में, एम बी का जो अनुपात है, वो बराबर है किसके साथ में, ए एल से एल सी का अनुपात। इज दिस क्लियर? सेम अगर मैं बात करूं त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए एन एल, यहां पे बेटा आपका जो एन एल है वो समांतर है आपका किसके साथ में, सी डी के साथ। तो आप यहां से बोल सकते हैं जो ए एन का जो अनुपात है एन डी के साथ में, ये बराबर है किसके साथ में बेटा, ए एल से एल सी के। और समीकरण 1 और 2 को हमें कंपेरिजन करना है, समीकरण 1 और 2 को बराबर रखने पर, और 2 से समीकरण 1 और 2 से अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां से देखो ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, और ये बेटा बराबर है ए एल और एल सी किसके बराबर है, यह ए एन बटे एन डी। और यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी बेटा कि जो ए एम है उसका जो अनुपात है बेटा एम बी के साथ सेम अनुपात है किसके साथ में, ए एन से एन डी के अनुपात के बराबर। तो हेंस प्रूव। इसका आंसर सिर्फ इतना नहीं है, इसका आंसर ये पीछे वाला क्वेश्चन भी है बेटा, ये जो बी वाला आंसर है, ये वाला आंसर, ये भी करना है आपको इसमें, और ये भी इसके आगे ये चीज भी करनी है, तब ये पूरा आंसर बन जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो सेम है, रिपीट होते हैं हर बार। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये, 5 नंबर का। 5 नंबर अगर आपने ये कर दिया, 5 नंबर पक्के सीधा, हर बार आता है ये, हर बार लगभग। इसको एक बार रट के चलेगा, 5 नंबर पूरे। आधारभूत प्रमेय वो पूछता ही पूछता है। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इनको देख लो बेटा। यहाँ पे देखेंगे, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजीली तरीके से किया जा सकता है बेटा। यहीं पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूं, आपसे बोला है त्रिभुज ये एबीसी में भुजा बीसी जो है पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी, जो ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाले इस वाले पूरे कोण के बराबर है। तो मैं यहां से देख लो, इसका यहीं पे कर देता है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज हमारे पास है बेटा ए डी सी। इससे अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पे देखना, इसमें कोण ए बी सी के अंदर जो कोण है कोण बी, ए बी सी, ये कोण बराबर है बेटा किसके साथ में, एक सेकेंड, ए सी बी की बात करता है। ये इसको छोड़ो, मैं नीचे ही कर रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। क्या का आंसर कर लेते हैं बेटा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी से, तो त्रिभुज एबीसी की अगर मैं बात करूं बेटा, एबीसी में क्या आएगा कि जो कोण ए सी बी है बेटा, वो बराबर है कोण ए सी डी के, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है दोनों में। दूसरा अगर आपको बोला जाए तो दूसरा कोण दे रखा है बी ए सी, कोण जो बी ए सी है वो बराबर है कोण ए डी सी के। ये हमें दिया है, तो हम डबल ए के नियम से बोल सकते हैं। अब देखो भुजा के सामने त्रिभुज जो एबीसी है बेटा, वह समरूप होगा किसके साथ में अब देखो ए बी जो है एडी के साथ में है, तो डी ए सी के बराबर हो जाएगा बेटा। त्रिभुज डी ए सी के समरूप है। अब इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। देखो ए सी से जो बी सी का अनुपात होगा, राइट, या बी सी से आप बोल सकते हैं, हमारे पास सी बी और सी डी के अंदर अनुपात दे रखा है ना बेटा। तो देखो बी सी से मैं लास्ट के दो का, लास्ट के पहले और तीसरे के साथ जो अनुपात है बेटा, बीसी से एसी का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, एसी से डीसी के अनुपात के बराबर होगा। तो डीसी के अनुपात के बराबर है बेटा। यहां से देखो
इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, AC AC इधर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो AC डॉट AC इज इक्वल टू BC डॉट DC बनेगा बेटा, और ये बन गया आपका AC का स्क्वायर बराबर BC डॉट DC, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बस छोटी सी चीज थी बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। हमें दोनों त्रिभुजों को क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रूव करना है कि ये दोनों समांतर है, और ये आपको यहीं से पता लग रहा है। मैं अगर यहाँ पे देखो ख में देखूं, ये आपको दे रखा है बेटा क्या, OA और OB का जो मल्टीप्लीकेशन है वो OC से OD के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा OA से ये OC को इधर लेके डिवाइड कर लेंगे तो OC बराबर है बेटा ये OD से किसका अनुपात बेटा, OB का अनुपात के बराबर है। तो अगर ये दोनों के दोनों भुजाएं बराबर है, राइट, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर है, तो आप बोल सकते हैं बेटा जो तीसरी वाली भुजा है वो तो समांतर दे ही रखी है इसमें, और ये वाला जो कोण है बेटा इन दोनों के बीच में जो कोण है, कोण AOD जो है वो बराबर है कोण COB के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है बेटा ये। और शीर्षाभिमुख कोण है तो हम बोल सकते हैं बेटा ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप, और समरूप है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बेटा ये दोनों चीजें प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ASA के नियम से बोलेंगे, ख के अंदर A या SAS के नियम से दो भुजाएं बराबर है ना बेटा, तो हमारे पास त्रिभुज, हम बोल सकते हैं त्रिभुज, हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज AOD और COB, त्रिभुज AOD और COB से। तो आपको जो AO से OD का जो अनुपात है बेटा वो बराबर दे रखा है CO से OB के अनुपात के बराबर, और उनका जो कोण था, बीच का जो कोण था AOD, कोण जो AOD है वो कोण COD के बराबर भी है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से हम बोल सकते हैं त्रिभुज AOD है बेटा वो समरूप है त्रिभुज COB के। इज दिस क्लियर? अगर वो दोनों त्रिभुज बराबर है तो आप यहां से प्रूव भी कर सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर है, ठीक है, और एंगल B एंगल D के बराबर है। तो एंगल A जो है बेटा वो एंगल C के बराबर होगा, और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा। क्या है ये, संगत कोण है। इज दिस क्लियर और नॉट? करस्पॉन्डिंग कोण से। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। आई होप सबको ये सारी चीजें कवर हुई होंगी बेटा, और एक बार बस इसको याद कर लेना बेटा, 7 नंबर में बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बस इसमें 2 फिक्स क्वेश्चन है, 2 ये फिक्स क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको करवाया। 2 क्वेश्चन फिक्स है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अटकेगा ही अटकेगा। 5 नंबर सीधे सीधे आते हैं बेटा एक क्वेश्चन को रखने पर, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 2 बार 3 बार लिख के देख लो, खत्म हो जाएगा अपने आप। तो ऐसे ही चीजों के लिए अगर आगे आपको इसी चीज को फॉलो करना है बेटा, ये सीरीज को फॉलो करना है। पूरे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर बार जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं और आए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले में। अभी जाना नहीं है कहीं पे भी, अभी आपको वहां पे मिल रहा होगा, दूसरा वीडियो जस्ट आ गया होगा, उसी के ऊपर क्लिक करना, पूरा कंप्लीट करके जाना बेटा वीडियो, और सारे वीडियोस देख के जाना है। इज दिस क्लियर? और एक बार नहीं 2 से 3 बार देखोगे तब तुम्हारे दिमाग में जाएगा। और ये चीजें, क्योंकि सब लोग मेरे को पता है पढ़ के तो आए नहीं हो, ठीक है, अभी पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, आई एम श्योर सब लोग अच्छे से नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।